आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स का बेसिक क्या होता है। कई बार जो होता है वो होता ही है कि हम ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनका बेसिक लोगों को नहीं पता होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कॉल पुट बाई करते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कॉल होता क्या है, पुट होता क्या है। कॉल बायर जो होता है वो कम लेवरेज क्यों पे करता है, कॉल सेलर जो होता है वो कौन होता है, वो ज्यादा लेवरेज क्यों पे करता है। तो अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो मेक श्योर कि आप उसका इन एंड आउट पूरी तरह से सब कुछ जानें। तो आज हम शॉर्ट में और थोड़ा स्पीड हम फास्ट रखेंगे आपसे सेशन की, कि हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में सेशंस कितने होते हैं और इसमें लेवरेज कितना मिलता है, और फॉरेक्स का फंडामेंटल्स क्या होता है। तो सबसे पहले फॉरेक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो जानना जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट में कहते हैं फॉरेक्स। और ये फॉरेक्स का जो है बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं आपको। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आप करेंसी को चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई न्यूयॉर्क का बंदा पेरिस जा रहा है, तो न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर, पेरिस में चलता है यूरो। तो जब डॉलर लेके एक यूरोपियन कंट्री में जाएगा तो वो डॉलर से कोई सामान खरीद नहीं सकता है। वो बिस्किट खरीदना होगा तो वो उससे वो नहीं खरीद सकता है। तो वो क्या करेगा, एयरपोर्ट पर जाएगा या किसी से भी उसको डॉलर देगा, जो डॉलर एक्सेप्ट करते हैं उससे यूरोज लेगा और जाकर वहाँ खर्च करेगा। जब वापस आएगा तो बचे हुए यूरो को अपने कंट्री में वापस कर देगा, उसके बदले डॉलर एक्सचेंज कर देगा। तो उसने क्या किया, उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग किया। हम जो काम करते हैं, ये डॉलर से यूरो उसने कन्वर्ट किया और वापस यूरो से डॉलर उसने कन्वर्ट किया। हम जो काम करते हैं और वो जो एक्सचेंज होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। एयरपोर्ट पर आपको इस तरह का एक्सचेंज दिखता है, या कई बार मार्केट में भी जो मॉल वॉल में इस तरह का एक्सचेंज दिखता है आपको। इसी को कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम दुकान पर जाकर नहीं खरीदते हैं। उसके लिए हमारा जो ब्रोकर होता है वो ऑनलाइन सुविधा देता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, कुछ चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे ये बहुत सारी दुकानें होती हैं फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज की, वैसे ही जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं फॉरेक्स में वो सब अलग अलग होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको उनको मैनेज करने वाली कोई बॉडी नहीं होती है। हमारा जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट होता है, उसको गवर्न करने के लिए बॉडी होती है। जैसे हमारे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता है उसका। तो अगर कोई भी ब्रोकर कुछ उल्टा सीधा करता है, कुछ गलत काम करता है, तो सेबी उसको पकड़ती है। लेकिन फॉरेक्स में का कोई सेबी नहीं होता है, फॉरेक्स को गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, सब अपना इंडिपेंडेंट ब्रोकर होते हैं। लेकिन इसमें वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है, इतने ज्यादा लोग इसमें ट्रेड करते हैं कि हर ब्रोकर के पास प्राइस सेम होता है। अगर यूरो यूएसडी का प्राइस 1.1256 चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रोकर होंगे सबका प्राइस उतना ही चल रहा होगा। उसकी वजह क्या है कि थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर नीचे होगा तो इतने सारे स्कैल्पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े पैसे लेकर बैठे हैं, कि एक ब्रोकर से खरीदेंगे दूसरे ब्रोकर को सेल कर देंगे और बीच का मार्जिन खा जाएंगे। तो शुरू में, आज से 20-25 साल पहले ये सब होता था, लेकिन अब चूंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इंडियन मार्केट से कई हजार गुना ज्यादा वॉल्यूम है इसमें, कि जो प्राइस किसी भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करें, प्राइस आपको हर सबके साथ सेम ही आपको दिखेगा। ठीक है। तो ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको कि जैसे शॉप होती है, इस तरह से आप गूगल करेंगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की आपको शॉप आपको दिखेगी। फॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी ट्रेडिंग मार्केट है। किसी भी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज फॉरेक्स के आसपास भी नहीं आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहा है तो फॉरेक्स से स्टार्ट करे, क्योंकि फॉरेक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे वॉल्यूम पूरा होता है और प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है तो प्रॉपर इंडिकेटर को भी फॉलो करेगा, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा है। और जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो सही तरीके से चीजें काम करती है। फॉरेक्स को कितने लोग ट्रेड करते हैं? फॉरेक्स को ट्रेड करने किसी भी चीज को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, उसको स्पेकुलेटर्स भी कहते हैं। ये टर्म मैं इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आगे आपको कोई स्पेकुलेटर कहे तो स्पेकुलेटर का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडर। जो हम लोग होते हैं, हम लोग स्पेकुलेट करते हैं, हम लोग प्राइस को का अंदाजा लगाते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाता है तो हम बाई करते हैं, और अगर नीचे जाना होता है तो हम उसको सेल करते हैं। तो हम जिस तरह की ट्रेडिंग करते हैं उसको कहते हैं स्पेकुलेटर। ठीक है।
हम इंडिविजुअल ट्रेडर होते हैं। स्पेकुलेटर क्या होता है? इंडिविजुअल ट्रेडर हो सकता है। कई सारे हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड्स कहते हैं जिसके पास में बहुत सारा पैसा होता है और वो दूसरे का पैसा मैनेज करते हैं, वो लोग भी स्पेकुलेट करते हैं, वो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। वो भी जो है 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं, 5 सेकंड के चार्ट पर ट्रेड करते हैं, 1 सेकंड के चार्ट पर ट्रेड करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेड करते हैं उसको स्पेकुलेटर कहते हैं या इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बंदा अगर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, तो वो जो उसने ट्रेड किया, करेंसी को एक्सचेंज किया, वो हम जो ट्रेड करते हैं उस नियत से नहीं कर रहा, उसकी नियत अलग है, लेकिन वो भी ट्रेड में काउंट होता है। जैसे टूरिस्ट जब दूसरे कंट्री में ट्रैवल करता है, तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिलियनियर हुए हैं जो सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड करके बिलियनियर हुए हैं। जैसे जॉर्ज सोरोस है, रिचर्ड डेनिस है। जॉर्ज सोरोस का नाम अभी अभी इंडिया में बहुत फेमस हुआ था, वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेडर है, इतना बड़ा ट्रेडर था ये अपने जमाने में, ये पूरे कंट्री के करेंसी को भी क्रैश कर देता था। लेकिन हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जो दुनिया के जो सबसे बड़े फॉरेक्स ट्रेडर है, और ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग वॉरेन बफेट टाइप के लोग हैं। वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट से अमीर बना था, ये लोग ट्रेडिंग करके इतने रिच हुए हैं। जॉर्ज सोरोस है, पॉल ट्यूडर है, रिचर्ड डेनिस है, ये सारे जो है पुराने फॉरेक्स ट्रेडर हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे हम एग्जांपल लीजिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब हम जाते हैं तो हम जो कमीशन पे करते हैं, जैसे जो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक एक आपको शॉप दिखाया था, फॉरेक्स एक्सचेंज का शॉप, जहाँ पे जाकर लोग अपना करेंसी चेंज करते हैं, तो उसमें कमीशन बहुत हाई होता है, 10-10% तक का कमीशन होता है। 10%, 11%, डिपेंड करता है। 5% पे भी लोग करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको एक्सचेंज करना है इंडियन रुपीज से डॉलर में, तो अगर आप $1 खरीदने जाएंगे किसी भी शॉप पर, तो वो आपको बोला कि $1 आपको खरीदना है, 80 रुपये लगेंगे। तो 80 रुपये देंगे तो वो आपको $1 देगा। लेकिन जब आप डॉलर बेचने जाएंगे तो कहेगा कि $1 अगर मुझे दे रहे हो तो मैं तुम्हें सिर्फ 75 रुपये दूंगा। तो जो कमीशन है वो ₹5 का फर्क है बाई और सेल प्राइस में। तो जब बाई और सेल प्राइस में ₹5 का फर्क होता है, तो उसमें आप ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि करेंसी 75 से 80 रुपये एक दिन में जाता भी नहीं है ऐसे भी। लेकिन जब हम फॉरेक्स में जब हम ट्रेड करते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दिया है वो यूरो का और डॉलर का दिया है, कि अगर आप जो है यूरो बाई करते हैं तो ₹100 में वो आपको मिलेगा, जब बेचने जाएंगे तो उसके बदले में ₹90 ही मिलेगा आपको। इतना ज्यादा ज्यादा गैप होता है। तो हम जो ट्रेड करते हैं उसमें ये नहीं होता है। हमारा ब्रोकर जो है गैप जो देता है वो बहुत ही छोटा, इतना कम गैप रहता है बाई और सेल का, जिसमें आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है। जो ट्रांजैक्शन फीस होता है वो फॉरेक्स मार्केट में 1% से भी कम होता है। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर आ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रांजैक्शन फीस और कम होते जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर जाए। अगर आप मैं आपको आगे चल के ट्रेडिंग सेशन में बताऊंगा कि डॉलर का चार्ट देखेंगे, सिर्फ यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट, उसमें देखेंगे कि जब वो ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो सिर्फ ऊपर ही चलते रहता है, वो नीचे आता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब किसी भी कंट्री को लगता है, जैसे इंडिया को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में डॉलर का वैल्यू ज्यादा बढ़ सकता है, तो वो पहले से इंडिया डॉलर खरीद कर रख लेगा। देखिए, अभी इकोनॉमिक्स की बात होगी, लेकिन ये अगर आपको फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेडर बनना है तो आपको समझना होगा कि जैसे आप डॉलर को बाई करते हैं, यूरो को बाई या सेल करते हैं, वैसे ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा, वो भी बाई और सेल करता है। वो क्यों करता है? वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि अजूम कीजिए कि इंडिया को आगे चलकर अगले 6 महीने में बहुत ज्यादा ऑयल खरीदना है। ऑयल खरीदने के लिए इंडिया को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और अगर इंडिया को लगता है, आरबीआई को लगेगा कि अभी डॉलर थोड़ा सस्ता है, तो डॉलर खरीद के वो अपने पास रख लेगा, ताकि जब उसको पेमेंट करने की बारी आए तो आसानी से पेमेंट कर सके। जब पेमेंट करने की बारी आएगी तब वो डॉलर खरीदने जाएगा, हो सकता है तब तक डॉलर महंगा हो गया हो मार्केट में। तो आरबीआई भी डॉलर खरीदती है। दुनिया की हर कंट्री जो है, हर गवर्नमेंट जो है वो डॉलर को खरीदती है या कोई भी दूसरे करेंसी को खरीदती है। दूसरी बात क्या है? तो देखिए, ट्रेडिंग कौन कौन कर रहा है? आप भी ट्रेड कर रहे हैं और आरबीआई भी जो है डॉलर बाई कर रहा है, आप भी बाई कर रहे हैं। तो करेंसी एक ऐसी चीज है जो हमेशा जो है कोई ना कोई इसको बाई करते रहता है, कोई जरूरत से बाई करता है, कोई ट्रेड करने के लिए बाई करता है। अगली बात यह है कि हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्यों करें? उसके बहुत सारे रीजन है कि फॉरेक्स मार्केट आपको जो है, जो आपका लॉट साइज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। वो इतना छोटा लॉट साइज होता है कि कोई भी इसमें ट्रेड कर सकता है। और ट्रेडिंग सीखने के लिए फॉरेक्स अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत हाई लिक्विडिटी मिलता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। प्लस जो है इसमें जो इसका
अकाउंट साइज वो बहुत छोटा है, $20-20, $10-10 से आप ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी में। अगर आप सीख रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना बहुत अच्छा होता है। जबकि आप स्टॉक में ट्रेड करने जाएंगे तो एक तो स्टॉक में उतनी मूवमेंट होती नहीं है और प्लस मार्जिन उतना नहीं मिलता है। और तो स्टॉक में ट्रेड करेंगे इंट्राडे में तो 5 गुना से मार्जिन मिलता है। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में जब लॉसेस होते हैं तो भी थोड़े बड़े हो जाते हैं और फ्यूचर के लॉट साइज बहुत बड़े होते हैं, तो छोटे अमाउंट से फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह कोई दुनिया में है तो वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको देख आप जब फॉरेक्स का चार्ट देखेंगे, किसी करेंसी का चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब वो कोई ट्रेंड पकड़ता है तो वो ट्रेंड खत्म होने का नाम नहीं लेता है, वो ट्रेंड बिल्कुल चलता ही चला जाता है। अगर आप ट्रेंड में है, आपने बाई कर लिया, आपको मैं दिखाऊंगा यूरो का चार्ट कि आज से अगर 2 साल पहले अगर आपने यूरो को सेल कर दिया होता, ये सोचिए कि मैं मंथली चार्ट पर ट्रेड कर रहा हूँ, अभी तक आप उसको होल्ड करते तभी भी आप कितना पैसा बना चुके होते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर है तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पैसा कमाने की जल्दी मत कीजिए। पैसा तो पूरी जिंदगी में सिर्फ 5 ट्रेड ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपको पूरी पूरी जिंदगी का पैसा वो देके चला जाएगा। आगे मैं दिखाऊंगा, अभी मैं ये स्लाइड हटाना नहीं चाह रहा हूँ वरना कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने देखा कि मंथली चार्ट पे, मैं यहाँ पे सिर्फ बना के दिखाता हूँ, मंथली चार्ट पे यूरो, कोई भी एक चार्ट, एक कोई भी करेंसी जिसको आप ट्रेड करते हैं, मंथली चार्ट पे इस तरीके से जा रहा है, यहाँ तक गया था, फिर यहाँ आया है और यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है और यहाँ पे रुका हुआ है। अब आप बेसिक, अब ये मंथली चार्ट है, 5 मिनट का भी चार्ट रहता है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेल करूंगा और यहाँ पे सेल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस डालूंगा। क्योंकि मंथली चार्ट है, ये स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होगा। अब छोटी सी क्वांटिटी सेल करके आपने छोड़ दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे रिस्क लिया $100 का और आपने छोड़ दिया और कह दिया कि ये इन्वेस्टमेंट टाइप से है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस नीचे की तरफ में आ सकता है। थोड़ी बहुत फंडामेंटल की जानकारी आपको होगी, आपने सेल करके शॉर्ट करके छोड़ दिया इसको। ये जब गिरना स्टार्ट करेगा, हो सकता है ये गिरते गिरते ये जितना बड़ा मूव है, उतने बड़े मूव से भी बहुत नीचे चला जाए और ये आपको $100 के रिस्क पे ये आपको $5,000 का प्रॉफिट प्रॉफिट दे दे। लेकिन इस पर टाइम लगेगा, वो नीचे गिरता जाएगा, आप बिल्कुल लालच नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए। मार्केट नीचे गिरता गिरता आ रहा है, यहाँ पे बॉटम बनाया, फिर गिरता गिरता आया, फिर यहाँ पे बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे आया, रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ पे बाई करके छोड़ दिया। ये मान लीजिए मंथली चार्ट है और आपने बाई करके छोड़ दिया। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये ट्रेंड जो चलता है वो 3-3 4-4 साल का ट्रेंड चलता है, ये ऊपर निकलता ही चला जाता है। और आपका ये $100 जो है, अगर $100 का भी ट्रेड अगर आपने यहाँ पे इनिशिएट किया है तो यहाँ पे $10,000 बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, रोज जो है प्रैक्टिस करनी होगी, उठ के जो है आपको चार्ट देखना होगा, इंतजार करना होगा अपने दिन का कि कब वो दिन आएगा जब मैं ऐसे ट्रेड लेकर बैठूंगा। और ऐसे ट्रेड में एंट्री लेने से ज्यादा मुश्किल होता है उसको होल्ड करना, प्रॉफिट देख के जो है आपका स्टेट ऑफ माइंड खराब ना हो जाए और आप जो है जल्दी निकल जाए, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाए, बाद में पता चला है कि निकलने के बाद भी ट्रेंड कंटिन्यू रहा और आप बेकार में निकल चुके हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रेड आप मेरे से जुड़े हुए हैं या जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं बताऊंगा कि जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखेगा कि मंथली चार्ट पे प्रॉपर एंट्री बन रही है तो एक ट्रेड इनिशिएट करके छोड़ देंगे हम, और वो भी एक आध साल के लिए छोड़ देंगे, तो स्टॉप लॉस ले जाएगा या फिर कम से कम ये चलता ही रहेगा जब तक ये पूरी तरह से प्रॉफिट में से हम चूज ना करें। ठीक है, फॉरेक्स में जो है बहुत ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल होता है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जैसे कि मैंने बताया। जैसे ये पॉल रॉटर का ये फोटो है, देखिए ये 60 मिलियन पर ईयर ये बनाता था, ये भाई साहब ये 25 साल का लड़का था। सिर्फ इसने ट्रेडिंग सीख ली, फॉरेक्स में प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया उसने, उसने इतना इतना बड़ा बड़ा पैसा बनाया वो। ठीक है, तो इसने भी रिटेल ट्रेडर एज ए रिटेल ट्रेडर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। नेक्स्ट है फॉरेक्स आवर्स क्या होता है, क्योंकि 24 घंटे ये चलता है। तो होता क्या है कि जो सबसे पहले जो मार्केट ओपन होती है वो सिडनी की मार्केट ओपन होती है, इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 2:30-3 बजे के आसपास में सिडनी की मार्केट, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट ओपन होती है। कुछ देर के बाद में टोक्यो ओपन हो जाता है, जापान की मार्केट। उसके बाद इंडियन टाइम के हिसाब से लंदन का सेशन स्टार्ट होता है 12:30 बजे। न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है शाम को करीब करीब 8 बजे के आसपास में। इसके बीच में भी और यूएस में सिर्फ न्यूयॉर्क है, उसके अलावा और भी 3-4 है। जैसे यूएस की बहुत बड़ा वो कंट्री है, उसके अंदर 4-5 एक्सचेंज है। तो यूएस में सबसे पहले शायद टेक्सास ओपन हो जाता है, फिर कैलिफोर्निया ओपन होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन होता है। वैसे कि यूएस में भी 4-5 टाइम जोन है। तो यूएस मेरे ख्याल से सबसे पहले 5:30 बजे यूएस की मार्केट ओपन होती है इंडियन टाइम के हिसाब से। फिर एक मार्केट 6:30 बजे होती है और एक मार्केट 8 बजे स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कि सेशन में ओवरलैप होता है। ठीक है,
अगर आपको चाहिए एग्जैक्टली कि अभी अभी एग्जैक्टली कौन सी मार्केट ओपन है, तो एक मैंने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाला हुआ है, forexchurch.com/forex market hours। वहाँ पे आपको दिख जाए कि कौन सा मार्केट अभी ओपन है। वैसे आपको पहले शुरू में देखने की जरूरत पड़ेगी। वैसे उसके बाद खुद ब खुद आपको याद रहेगा कभी कौन सी मार्केट ओपन है। फॉरेक्स मार्केट जो है इंडियन टाइम के हिसाब से मंडे को हमारी इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट रात को 3:30 बजे ही ओपन हो जाती है और चलते रहती है। वो बंद नहीं होती है, और वो बंद होती है फिर जब आप फ्राइडे नाइट को सोते हैं तो 12 बजे सैटरडे मॉर्निंग हो जाती है, तो 1:30 में यह मार्केट बंद होती है। और फिर सैटरडे पूरी बाकी का रात बंद, सैटरडे का दिन बंद, फिर रात बंद, फिर मंडे का पूरा दिन बंद, और मंडे मॉर्निंग जब फिर जब संडे को सोते हैं तो जब सुबह होने वाली होती है रात को 1:30 बजे या 2:30 बजे, अब तो 2:30 बजे हो गया है क्योंकि डे लाइट सेविंग भी ऑन होता है, तो 2:30 बजे फिर से मार्केट ओपन हो जाता है। तो ये मार्केट का ओपन होने का टाइम है। क्योंकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब बातें स्लाइड में रखी हुई है ताकि आपको चीजें समझ में आए। कई बार मार्केट जब होता है वो ओवरलैप करता है, जैसे सिडनी जब ओपन है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो मार्केट में कम वॉल्यूम होगा, लेकिन जब टोक्यो भी ओपन हो जाएगा तो दो कंट्री अब ट्रेड कर रहा है। और दूसरी बात समझिए कि मार्केट में जो वॉल्यूम होता आता है वो हमारे और आपके ट्रेड करने से नहीं आता है, वो आता है जब जब उस कंट्री के बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, जब लंदन सेशन ओपन होता है तो लंदन के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन बैंक हो गया या और भी जैसे डॉशे बैंक हो गया, बहुत सारा बैंक है जो लंदन में ट्रेड करते हैं। वो लोग जब ट्रेड करते हैं तो वो लोग बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स डालते हैं, तब प्राइस मूव होना स्टार्ट होता है। अगर सिर्फ हम और आप बैठ कर ट्रेड करते रहे तो 1 पिप और 2 पिप प्राइस मूव होगा, तो उससे कोई किसी का भला नहीं होने वाला है। इसलिए जब इस कंट्री का मार्केट ओपन भी है तो कोई ना कोई कंट्री ओपन होनी चाहिए, उस कंट्री का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रेड करना चाहिए, तब जाकर मार्केट मूव होती है। तो जब एक से ज्यादा कंट्री का ओवरलैप होता है तब जाकर मार्केट तेजी से मूव होती है। जैसे जैसे यहाँ पे टोक्यो स्टार्ट हुआ, यहाँ से सिडनी स्टार्ट हो गया, तो टोक्यो सिडनी ओवरलैप हो गया, तो ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है इस चार्ट में कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये यूरोप का सेशन है। ठीक है, यूरोप का सेशन मतलब जर्मनी, देखिए जर्मनी इंडियन टाइम के हिसाब से जर्मनी का सेशन स्टार्ट होता है 12:30 बजे, और लंदन का सेशन स्टार्ट होता है 1:30 पे। ठीक है, 12:30 बजे जर्मनी स्टार्ट हो जाता है, 1:30 पर लंदन स्टार्ट होता है, यानी कि लंदन के बैंक्स ओपन हो जाते हैं, यानी कि वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यूरोप, लंदन और जर्मनी दोनों यूरोप में है, तो उसको मिलाकर यूरोपियन सेशन कहा जाता है। ये यूरोप सेशन चल रहा है, और यहाँ पे यूएस सेशन स्टार्ट हो गया, ये ओवरलैप हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये यूएस सेशन चल रहा है, ये बंद हुआ। अब रात को ये जनरली ये टाइम आता है इंडियन टाइम के हिसाब से, रात को 1 बजे के आसपास ये टाइम स्टार्ट होता है, और फिर ये सुबह के 6 बजे तक ही चलता है। जब ऑस्ट्रेलिया और टोक्यो ओपन होता है तो फिर से एक तेज मूवमेंट आता है। फिर देखिए यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे यूरोप स्टार्ट हुआ। जब एशिया में भी क्या होता है, ये जब इंडियन बैंक्स बंद हो जाते हैं 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, तो मूवमेंट कम हो जाती है। फिर जो है, फिर जो यूएस ओपन होता है तो फिर से मार्केट मूव करना स्टार्ट होती है। तो ये समझिए कि आपको ये जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सा मार्केट अभी ओपन है, और हमेशा वहां ट्रेड कीजिए जहां पर एक से ज्यादा कंट्री ओपन है, ताकि आपको वॉल्यूम ज्यादा मिले। इसके बाद मैं बता दूं कि इसमें लेवरेज क्या होता है। जनरली जो लेवरेज होता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे अगर आप जो लोग भी थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं, उनके अकाउंट में अगर $3 भी है, $3 भी है, तो ब्रोकर जो है उनको 0.01 क्वांटिटी से एंट्री लेने की अनुमति दे देता है, सिर्फ $3, यानी कि कितना हुआ, $240 पे। $240 से भी इसमें ट्रेड आप डाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम, जो ये जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसकी वजह क्या है कि करेंसी कभी भी जो है बहुत ज्यादा मूव करता नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर मैं अपने इंडियन करेंसी का एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारा जो करेंसी पेयर है उसका क्या नाम है, यूएसडी आईएनआर। ये भी फॉरेक्स में ट्रेड होता है। यूएसडी आईएनआर हमारा करेंसी पेयर है। तो इसका प्राइस मान लीजिए चल रहा है 81 रुपए, 81 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 USD खरीदना है तो कितने रुपए देने होंगे, 81 रुपए देने होंगे। 181 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी होगा, एक दिन में हाईएस्ट फ्लक्चुएशन भी हो जाएगा, तो ये 81 से 82 जा सकता है। इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है करेंसी में होता नहीं है।
या फिर 81 से ये नीचे 80 जा सकता है। तो जो ब्रोकर होते हैं उनको पता है कि ये 1 रुपए का ही मूवमेंट देगा, और इसमें पैसा कब बनेगा, जब लोगों के पास में, अगर जो है लोग जो है हर जो है 81 रुपीज देकर सिर्फ $1 खरीदे और इतना कम मूवमेंट के लिए ट्रेड करते, तो किसी का प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसलिए ब्रोकर इसमें 1:500 तक का लेवरेज देते हैं। यानी कि अगर आपके पास में $1 भी है तो आप $500 बाई या सेल कर सकते हैं, इतना ज्यादा लेवरेज मिलता है। वैसे लेवरेज आप एज एन इंटरडे ट्रेडर, एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर कितना लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ब्रोकर आपको अलाउ करता है इतना ज्यादा लेवरेज देने के लिए। वो इसलिए अलाउ करता है क्योंकि ब्रोकर चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। आपके प्रॉफिट या आपके लॉस से आपके ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं है, वो चाहता है कि आप ट्रेड करें ताकि उसका ब्रोकरेज बने। ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूँ कि फंडामेंटल्स, कई बार जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं। तो फंडामेंटल जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जैसे जैसे फाइनेंस, जैसे हमारा जो बैंक्स है, वो इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज के चीजों को फॉलो करते हैं कि क्या डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर हम और आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो रिपोर्ट आती है उसको समझने की शक्ति हम लोगों में है नहीं। क्योंकि जब एक रिपोर्ट आती है तो उसको समझने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठेंगे, तब जाके वो समझेंगे कि इस रिपोर्ट में कब एग्जैक्ट मतलब क्या है, और फिर वो उसके हिसाब से अपने ट्रेड को डालते हैं। और एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या होता है, देखिए प्राइस मूव होता है फंडामेंटल में चेंज होने की वजह से। प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करता है कि वो इंतजार करता है, देखता है कि बुल जीत रहे हैं या बेयर जीत रहे हैं, और फिर यानी कि जब फंडामेंटल पढ़ के एक इंस्टीट्यूशन बाई करना स्टार्ट करता है, दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है सेल करना स्टार्ट करता है। रिटेल ट्रेडर साइड में बैठ के देखता है कि कौन जीत रहा है, बुल जीत रहा है या बेयर जीत रहा है, उसके हिसाब से वो ट्रेड लेता है। उसको एज अ रिटेल ट्रेडर आपको फंडामेंटल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि फंडामेंटल कैसे जो है वो यूजलेस होता है ज्यादातर ट्रेडर के लिए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो है वो फंडामेंटल को समझ ही नहीं सकता है। तो हमारे लिए एक ही चीज बचा हुआ है कि हम टेक्निकल को समझें। फंडामेंटल को जो समझने वाले लोग होते हैं उनका जो है बहुत बड़ा ऑफिस होता है, इंडिया के सबसे पॉश एरिया में उनका ऑफिस होगा। वहाँ पे जो है 8-10 इकोनॉमिस्ट बैठे होंगे जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो तक इकोनॉमिक्स के बैठे रहते हैं, मैथमेटिशियन बैठे रहते हैं, वो फंडामेंटल को रीड करते हैं, फिर वो डिसीजन देते हैं। उस चीज को हम लोग समझ नहीं सकते, हम हमारे पास में क्या बचा, टेक्निकल, इसलिए हम सिर्फ टेक्निकल पे ट्रेड करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे मार्केट है, कुछ न्यूज रिलीज हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसके लिए फंडामेंटल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, ऊपर जा रही है इसका मतलब फंडामेंटल अच्छा है तभी ऊपर जा रही है। फंडामेंटल खराब होता है तो ऊपर नहीं जाती। तो पढ़ कोई और रहा है, उसके नॉलेज का फायदा आप उठा रहे हैं। जब मार्केट ऊपर चलनी स्टार्ट हो गई इसका मतलब फंडामेंटल जो था वो अच्छा था, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपका काम है सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना, ना कि न्यूज को देखना। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज कितने बजे आ रहा है और उसके प्राइस में मूवमेंट होगी, सिर्फ ये पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत आपको है नहीं। फॉरेक्स में जो रिस्क है वो दो चार रिस्क है। लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, तो जो लोग नए नए आते हैं वो बहुत ज्यादा लेवरेज यूज कर लेते हैं और अकाउंट को खाली कर देते हैं। उसके अलावा कई बार जो ब्रोकर होते हैं वो बिड आस्क प्राइस का स्प्रेड बहुत ज्यादा रखते हैं। आपने देखा होगा कि आप जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मार्केट में एंटर करते हैं आप लॉस में आ जाते हैं। इसका मतलब ये तो होता है, इसलिए ये होता है क्योंकि मार्केट में दो प्राइस होता है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। जब आप बाई करते हैं तो आप यहाँ पे बिड प्राइस मान लीजिए 10 रुपए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, आस्क प्राइस है 11 रुपए। तो आप अगर बाई करेंगे तो 11 रुपए पे आप बाई होगा, और सेल करेंगे तो 10 रुपए पे सेल होगा, और आपने बाई किया तो 11 रुपए पे आ गया। और मार्केट 1 रुपया भी मूव नहीं किया, 1 रुपया भी मूव किया, वहीं पर रुका हुआ है, आपने तुरंत सेल भी कर दिया, तो आपका सेल कितने में होगा, 10 में सेल होगा। आपने आपने एंट्री ली और एग्जिट कर दिया, और मार्केट मूव नहीं हुआ, फिर भी आप 1 रुपए के लॉस में आ गए। ठीक है, क्योंकि बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस है ये। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बिड और आपको वो ब्रोकर चूज करना है जिसमें बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस सबसे कम हो। एक चीज है इंटरेस्ट रेट, ये हमारे काम करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं तो बैंक, तो जो ब्रोकर है उस पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। वो पहले भी होता था, आज से 1 साल पहले तक होता था, अब नहीं होता है। अब इंटरेस्ट फ्री पैसा आप उसमें रख सकते हैं। कई बार इंटरनेशनल न्यूज आती है जो बहुत तेजी से आती है, तो इंटरनेशनल न्यूज से ज्यादा फर्क पड़ता है, तो हमेशा इंटरनेशनल न्यूज को ट्रैक करना है कितने बजे आने वाला है। कई बार ब्रोकर मिस्टेक करते हैं। आप देखते होंगे कि ब्रोकर क्या करते हैं कि आपने बाई ऑर्डर डाला और उसका बाई हुआ ही नहीं। आपने सेल ऑर्डर डाला हुआ था वहां पे एग्जिट करने के लिए, प्राइस वहां तक गया भी लेकिन वो
आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और आपका ऑर्डर खुला का खुला रह गया। तो ये सब चीजें होती हैं, 1,000 में एक बार होती है, और कभी न कभी आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी एक आध बार हो चुकी है। तो मेक श्योर कि इससे ज़्यादा घबराएँ नहीं। इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ हो रहा है हर कुछ, तो कभी-कभी गड़बड़ होती है। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे-वैसे जो है ये सब चीज़ जो है अब कम होता है। सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट फ्यूचर में होता है, फॉरेस्ट में तो खैर होता ही नहीं है। तो सेटलमेंट में कभी-कभी इश्यू होता है। सेटलमेंट के बारे में इश्यू पे मैं को आपको कहानी बताऊँगा, जो आज से 2 साल पहले हुआ की बात है। तो मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। जब क्रूड ऑयल का फ्यूचर नेगेटिव में चला गया था। ये 100 साल में एक बार होने वाली घटना है। तो वो हो गया था मेरे साथ, तो क्या कर सकते हैं? उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सेटलमेंट का इश्यू हो जाता है। जब सेटलमेंट में इश्यू ना हो, इसीलिए जो स्टॉक का फ्यूचर होता है या निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर होता है, वो देखते हुए कि बहुत ज़्यादा मार्जिन वो लोग ब्रोकर लेता है ट्रेड करने पे, ताकि फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल होने में कोई दिक्कत ना हो। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ये सब बात हम आगे बताएँगे। मैं आपको एक-एक चीज़ का बहुत डिटेल में मतलब मैं आप लोग को बताऊँगा, ताकि जब आप ट्रेड करें तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? आप अब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब फ्यूचर खरीदते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट तो न्यू उसको उसका पूरा है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को नहीं खरीद रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊँगा। इसलिए जो अपना ब्रोकर है वो वाइज़ली चूज़ कीजिए, लेकिन इंडिया में हमारे पास में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, सबसे बढ़िया ऑक्टा एफएक्स है, इसलिए मैं ऑक्टा एफएक्स ही सबको रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि शुरू-शुरू में जो लोग ट्रेड करने आते हैं, तो वो लोग बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन को देख के, तो प्रॉफ़िट की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए यहाँ पर 1 आवरली चार्ट में, और ये आपको यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। मार्केट यहाँ से नीचे आई, रुक गया, ऊपर गई, फिर रुक गया। यहाँ पर अब आपको एक एक तरह से लगभग-लगभग इनसाइड कैंडल बन रहा है। ये अपने टॉप पे क्लोज़ हो रहा है, सपोर्ट का एरिया, यहाँ पे आपने बाय किया, और यहाँ पे बाय करने के बाद में अपने मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, आप एग्ज़िट नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। ये कैंडल जो है आपको दिख रहा है, ये एक ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है, इसके लो के नीचे जैसे प्राइस गया, आप एग्ज़िट कर गए। तो आपने यहाँ पे बाय किया, आपने बाय इसलिए किया क्योंकि आपको पता था कि करेंसी ये ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो ये आपने यहाँ बाय किया, यहाँ पे एग्ज़िट किया, जो प्राइस का डिफरेंस है, वो आपका प्रॉफ़िट होगा, और आपने जितना कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, मान लीजिए आपने 100,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो उतना मल्टीप्लाई करके आपका प्रॉफ़िट हो जाएगा। इसके बारे में भी हम अगले स्लाइड में आते हैं। यूरो यूएसडी में जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, कोई भी करेंसी पेयर होता है, तो उसमें 2 सिंबल होते हैं, पहला और दूसरा। इसे यूरो यूएसडी में 2 सिंबल हो गया। तो इसमें जो बेस करेंसी है, वो यूरो है, ठीक है? यूरो यूएसडी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप यूरो को बाय कर रहे हैं। और यूरो यूएसडी में अगर आप सेल कर रहे हैं, तो मतलब आप यूरो को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस करेंसी है वो यूरो है, और यूएसडी को हम कहते हैं कोट करेंसी। कई बार जब आप आगे अगर और थोड़ा-सा कोई अ, लॉग-व्लॉग पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि बेस करेंसी लिखा हुआ है। तो बेस करेंसी का मतलब ये होता है कि जो पहले आता है उसको बेस करेंसी कहा जाता है, जो बाद में आता है उसको हम कहते हैं कोट करेंसी, कि इसमें यूरो का प्राइस को कोट किया गया यूएसडी में, इसलिए। ठीक है? तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो ब्रोकर्स होते हैं, वो 4 डिजिट तक ही देते हैं, 1139 तक ही देते हैं। जैसे यूरो यूएसडी का जो प्राइस होता है, जो जो अगला डिजिट होता है, वो फ्रैक्शनल पिप होता है। और कल हमने बात की थी, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो बात करते हैं पोज़ीशन साइज़ की, कि वो कितने पिप का प्रॉफ़िट या लॉस हुआ। अब कोई भी बहुत ज़्यादा अपना पोज़ीशन साइज़ को नहीं बताता है कि मैं कितना रुपए का या कितने डॉलर का प्रॉफ़िट हुआ। ये कोई ज़्यादा बताना प्रेफ़र नहीं करता है। लेकिन पिप सब डिस्कस करते हैं कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किया, तो मेरा 25 पिप का प्रॉफ़िट हुआ। क्यों? यहाँ पे शॉर्ट किया, ये स्ट्रॉन्ग बेयर ब्रेकआउट है, आउटसाइड कैंडल है, ईएमए 21 के नीचे में क्लोज़ हो रहा है, ये सारे कैंडल के नीचे में क्लोज़ हो रहा है, और उसको फॉलो थ्रू भी मिल गया। यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ शॉर्ट करने का इनफ रीज़न है। यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे, और मार्केट देखिए यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्लोज़ होने वाली है, इसलिए यहाँ पर अगर आप एग्ज़िट कर जाते हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ये इनसाइड कैंडल आपका बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इसके हाई पे आप एग्ज़िट करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है जो है 25 पिप का प्रॉफ़िट किया। देखिए, शायद यहाँ पे एग्ज़िट करने का एक मैं अगर इस ट्रेड में रहता तो मैं यहाँ शॉर्ट करता। ये जब कैंडल बन गया ना, ये कैंडल बन गया, तो मुझे डर लगता मैं अपने स्टॉप लॉस को अब यहाँ से उठाकर मैं इस कैंडल के हाई पे डाल देता, इस कैंडल के हाई पे।
या फिर एक अच्छा तरीका ये है कि आप स्टॉप लॉस को आप ब्रेक इवन पर डाल दीजिए और कहिए कि जब तक ईएमए 21 ब्रेक नहीं होगा ऊपर में तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, तो आपको यहाँ भी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। या अगर आप थोड़े सा सेफ चलना चाहते हो तो स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर, ये इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो तेजी से ऊपर की तरफ में जा सकता है, और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल है वैसे उसी तरह का कैंडल ये भी है, स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल कर दीजिए। ये इनसाइड कैंडल है, उसको फॉलो अप मिला, अब अगर ऊपर निकलेगा तो तेजी से जा सकता है, और स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर इस कैंडल के हाई पे डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया इसलिए यहाँ पे एग्जिट कर जाइए। और कल हमने इसके बारे में बात कर ली थी कि कितने, किस पर्टिकुलर करेंसी पेयर में कितने पिप का प्रॉफिट है, कितने पिप का लॉस है, वो सारी बात करके एंड ऑफ द डे में आप कैलकुलेट करते हैं कि कितने पिप का प्रॉफिट आपने पाया। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑक्टा एफएक्स में ट्रेड करते हैं, और अजूम कीजिए कि आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्वांटिटी की है 0.01 क्वांटिटी बाई की है, ठीक है। ऑक्टा एफएक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सब उसी में ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 0.01 क्वांटिटी आपने बाई की है। इसका मतलब ये होता है, ऑक्टा एफएक्स में 0.01 का मतलब होता है 1000 यूरो। ठीक है, आपने जो है यूरो यूएसडी का 0.01 क्वांटिटी बाई किया, इसका मतलब कितना यूरो आपने बाई किया है, 1000 यूरो आपने बाई किया है। या 0.01 क्वांटिटी में 0.01 क्वांटिटी आपने शॉर्ट किया है, सेल किया है, एंट्री सेल की ली है, इसका मतलब क्या है, 1000 यूरो आपने सेल किया है। ठीक है, और 0.02 क्वांटिटी आपने बाई या सेल किया है, इसका मतलब होता है 2000 यूरो आपने बाई या सेल किया है। ठीक है, ये जानना अच्छा होता है, वैसे हम तो जनरली देखते हैं कितनी क्वांटिटी लेनी है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने 0.1 किया है, इसका मतलब होता है कि 10,000 यूरो आपने बाई या सेल किया है। अगर पूरा जो है वन क्वांटिटी लेकर चलते हैं पूरा पूरा, इसका मतलब होता है कि 1 लाख यूरो आपने बाई या सेल किया है। ठीक है, ओके भैया। और यही चीज मैंने लिखा है, एक पिप जो है $1 के बराबर होता है ऑक्टा एफएक्स में। अगर आप 0.01 जो होता है ना उसको मिनी लॉट कहा जाता है, स्टार्टिंग जनरली 0.1 से होता है, तो अगर 0.1 क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं और एक पिप का मूवमेंट होता है तो आपका $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। कितने पिप का प्रॉफिट लॉस है, पिप कैलकुलेटर ऑक्टा एफएक्स में है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज और होता है कि मैं आपको बता दूं कि इस एक यूरो का जो मार्केट होता है, जैसे यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर रहे हैं, ये 5 मिनट का चार्ट आपको दिख रहा है, तो ये यूरो यूएसडी का फ्यूचर भी होता है। फ्यूचर जो है यूरो यूएसडी का इंडिया में ट्रेड नहीं होता है, ऑक्टा एफएक्स भी फ्यूचर ट्रेड करने के लिए नहीं देता है, लेकिन देखिए इसको ईसी फ्यूचर कहा जाता है, ये यूएस के मार्केट में ट्रेड होता है। तो ये यूरो यूएसडी जो है वो इंडेक्स का चार्ट होता है, ये इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, इसी का फ्यूचर ये है। जैसे बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हैं, तो एक निफ्टी बैंक होता है जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, उस पे जो है आप कॉल या पुट ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। आप बैंक निफ्टी को बाई नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी में कॉल या पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप बाई या सेल कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी नहीं होता, वो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर में जो एक्सपायर हो जाएगा। वैसे यूरो यूएसडी का फ्यूचर भी ट्रेड होता है, और इंडेक्स का फ्यूचर, सॉरी इंडेक्स का चार्ट और फ्यूचर का चार्ट सेम सेम होता है, हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया में रहते हुए। फ्यूचर आप ट्रेड करेंगे तो जैसे आपको यूरो यूएसडी में $10 भी है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में जो है आप नहीं ट्रेड कर सकते $10 में। आपके पास में कम से कम 2-3 हज़ार डॉलर चाहिए, तब जाके एक लॉट फ्यूचर का आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो कॉल पुट आप ट्रेड करते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करना है आपको तो 1.5 लाख रुपए चाहिए, तब आप ट्रेड कर सकते हैं, या 1.25 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, यूरो यूएसडी में आप कॉल पुट तो नहीं कर सकते ट्रेड, लेकिन लॉट साइज बहुत छोटा कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड कर सकें। कुछ चीज होता है कि कुछ करेंसी पेयर होता है, जैसे एग्जांपल लीजिए, करेंसी पेयर का मैं नाम लेता हूँ यूएसडी एमएक्सएन। यूएसडी एमएक्सएन, ये क्या है, यूएसडी यूएस का डॉलर, एमएक्सएन है मेक्सिको की करेंसी। इसमें क्या होता है कि स्प्रेड जो होता है कॉल पुट का, वो सॉरी स्प्रेड जो होता है बाई और सेल का, वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे यूरो यूएसडी का स्प्रेड कितना है, 0.1, एक पिप का होता है, यानी कि आप जैसे ही एंटर करते हैं आप जो है 0.1 डॉलर के लॉस में चले जाते हैं, 10 सेंट्स के लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि वो बाई और सेल का स्प्रेड होता है।
कुछ करेंसी होता है उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा स्प्रेड होगा प्रॉफिट बनाना उतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एंटर करते हैं, उसके बाद जो आप नेगेटिव में जाते हैं एंटर करते हैं, पहले उसको कवर करना पड़ता है, उसके बाद आप प्रॉफिट में आते हैं। ठीक है, तो आपको उस करेंसी में ट्रेड करना है जिस करेंसी का स्प्रेड कम हो। और सबसे कम स्प्रेड किसका है? यूरो यूएसडी का है, जीबीपी यूएसडी का है, यूरो जेपीवाई का भी कम है, लेकिन सबसे कम यूरो यूएसडी का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में यूरो यूएसडी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसका स्प्रेड कम होता है। स्प्रेड कम होता है तो क्या होता है कि आप आसानी से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसमें इसमें जो है ट्रेड करने के लिए आप ट्रेड जब जैसे ही लेते हैं वैसे ही आप बड़े लॉस में नहीं चले जाते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है? अगर नॉर्मल सी अगर बात कीजिए तो ट्रेडिंग होता है कि जब आप ट्रेडिंग जो हम करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हम जो ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली जो यूरो में कर रहे हैं, या इंटरडे ट्रेडिंग जो होती है, उसमें आपका प्रॉफिट तभी हो सकता है जब किसी का लॉस हो। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं किसी का लॉस हो रहा है उसमें। अगर आप स्टॉक खरीद के होल्ड कर रहे हैं लंबे टाइम फ्रेम में, इसका मतलब ये है कि उस पैसे का कंपनी इस्तेमाल कर रही है बिजनेस करने में, उससे जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसमें आपको हिस्सा दे रही है, इसलिए जो है वो स्टॉक ऊपर गया है। लेकिन जब आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जीरो सम गेम है। उसमें होता क्या है कि जब तक किसी का प्रॉफिट नहीं, जब तक किसी का लॉस नहीं होगा आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब है कि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जीरो सम गेम नहीं होता है। जो भी इन्वेस्ट करेगा सबका प्रॉफिट बनेगा, उसमें लॉस को ये भी हो सकता है कि किसी का लॉस हो ही ना, अगर वो इंतजार करता है तो। लेकिन आप फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। एक होता है प्रोग्राम ट्रेडिंग। प्रोग्राम ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एल्गोरिदम की बात करता हूँ, तो एल्गोरिदम कैसे रन करता है आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम लिखा जाता है कंप्यूटर पे। अब एल्गोरिदम क्या होता है आप लोग को अगर बेसिक पता है तो वो जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि चाय कैसे बनाते, तो सबसे पहले जो है चाय कैसे बनाते थे एल्गोरिदम लिखो। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करते हैं, फिर चाय पत्ती लेते हैं, फिर चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी को पैन में डालते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से पूरा चाय बनाने का फ्लो चार्ट बनाते हैं। वैसे ही जो है प्रोग्राम ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है, उस फ्लो चार्ट के हिसाब से बाई या सेल रोबोट करता है। और अब जो मार्केट होती है, इस बात को समझिए कि अब जो मार्केट होती है उसमें प्रोग्राम ट्रेडिंग जो होती है, रोबोट्स की जो ट्रेडिंग होती है, वो सारा मूव को कंट्रोल करता है। मैनुअल ट्रेडिंग, हम जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं जो खुद से ऑर्डर अपना मैनुअली डालते हैं, वो लोग बहुत कम बचे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पैसा नहीं बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोग्राम जीत रहा है, और कौन सा प्रोग्राम जीत रहा है ये आप पता कर सकते हैं। आपको पता है कि रेसिस्टेंस पर जाते ही सारे बायर वाले प्रोग्राम ऑफ हो जाएंगे। आपको ये पता है कि एक चीज मान लीजिए कि ये रेसिस्टेंस का एरिया है, और आपको ये पता है कि भैया सारी जो ट्रेडिंग हो रही है, ये ट्रेडिंग कैसे हो रही है, रोबोट्स कर रहे हैं, सारा जो है एल्गोरिदम रन कर रहा है। लेकिन एल्गोरिदम में ये भी तो लिखा होगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो है इसके पहले जब प्राइस आया था तो बायर्स नहीं थे, तो इस बार भी बायर्स नहीं आएंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना। तो सारे प्रोग्राम यहाँ पे, सारे रोबोट यहाँ पे बाय करना रोक देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट सस्टेन करने लगेगा, तो सारा बाई वाला प्रोग्राम फिर से रन करने लगेगा। तो आपको ये पता है कि प्रोग्राम को भी इंसान ने लिखा है। ठीक है, तो इंसान जिसने प्रोग्राम को लिखा है उसको पता है कहाँ पर डरना है, कहाँ पर नहीं डरना है। तो आपको भी उस चीज का फायदा उठाना है, और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेरिश प्रोग्राम यहाँ पे जीत रहा है, यहाँ पे बुलिश प्रोग्राम जीत रहा है, तो जो प्रोग्राम जीते की तरफ से आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेकिन जो मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो इंसान बैठ के डिसाइड नहीं करते, हम लोग बैठ के डिसाइड नहीं करते, वो रोबोट्स जो है उनका इनका एल्गोरिदम आपस में लड़ाई करता है, जो जीतता है उधर का ब्रेकआउट होता है। एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता है, इसके बारे में जान लीजिए, वैसे जरूरी नहीं है जानना, लेकिन एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि जितने भी मार्केट है यूरो यूएस फॉरेक्स के, वो सारे इंडिपेंडेंट मार्केट है, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो है प्राइसेस सबके सेम रहते हैं। ऑक्टा एफएक्स का प्राइस और मान लीजिए इंडिया में एक और ट्रेडर एक्सएनएस, एक्सएनएस का प्राइस, दोनों का प्राइस यूरो यूएसडी में हमेशा आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, वो अलग नहीं हो सकता है। एक्सएनएस
जो है वो ऑक्टाफेक्स को नहीं बताता है कि मेरे यहाँ यूरो यूएसडी का प्राइस क्या चल रहा है, ना ही ऑक्टाफेक्स एक्सएनएस को रिपोर्ट करता है। फिर भी प्राइस सेम कैसे होता है? क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया जब कोई किसी को रिपोर्ट करता ही नहीं है तो फिर हर एक्सचेंज के पास में सेम प्राइस कैसे मिल जाता है? जैसे अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस जीरोधा में शो करेगा वही प्राइस आपको ऑक्टाफेक्स में, वही प्राइस आपको अपस्टॉक्स में में शो करेगा, वही आपको एंजल ब्रोकिंग में शो करेगा। बैंक निफ्टी का प्राइस हर ब्रोकर सेम आपको दिखाएगा। लेकिन इसकी वजह क्या है? बैठो मैं आता हूँ 2 मिनट में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सारे जो है किसको रिपोर्ट करते हैं? सारे रिपोर्ट करते हैं सेबी को। सारा जो है एनएससी और बीएससी को रिपोर्ट करते हैं, तो वहां से प्राइस तय होता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है उसमें कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी प्राइस सेम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है। सारे जितने भी ये जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, वो हर जो ब्रोकर है उसके यहाँ प्राइस पर नजर रखता है और वो अपना एक ब्रोकिंग सिस्टम बना लेते हैं। जहां पे प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो जिसका ऊपर चला गया उसको सेल कर देंगे, और जिसका प्राइस जितना होना चाहिए उसके नीचे चला गया उसको बाई कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि एंड ऑफ द डे में जिसका ऊपर चला गया। इस एग्जांपल लीजिए, अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, 10 मिनट में फिर से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यूरो यूएसडी का प्राइस यहाँ पे होना चाहिए, एक ब्रोकर ने प्राइस को यहाँ पे ला दिया है गलती से, दूसरे ब्रोकर का प्राइस यहाँ पे आ गया। इसको पता है कि जिसका प्राइस यहाँ पे है वो कभी ना कभी नीचे आएगा थोड़ी देर में। आर्बिट्राज के बारे में तो एक बात को समझिए कि आज से 5 साल पहले या फिर 7-8 साल पहले ये समझिए कि हमारे यहाँ जो एक्सचेंज है, आपको जैसे कि पता होगा कि हमारे यहाँ 2 एक्सचेंज है, एक एनएससी है और एक है बीएससी। ठीक है। तो जब तक जो ट्रेडिंग है वो ऑटोमेटेड नहीं थी, जब तक जो है इंटरनेट सबके पास नहीं था, या मार्केट में वॉल्यूम कम था, तो होता क्या था कि मान लीजिए रिलायंस का प्राइस एक जगह है 2100 रुपए एनएससी में, तो कभी कभी ऐसा होता था कि बीएससी में ये प्राइस 2105 रुपए हो जाता था। ठीक है। एनएससी में 2100 है और बीएससी में 2105 है। तो क्या कर रहे थे जो ट्रेडर होते थे, ट्रेडर मतलब हम जैसे ट्रेडर नहीं, जो रोबोट्स ट्रेडर होते थे, उनके पास में तुरंत ये नोटिफिकेशन चला जाता था कि एनएससी में 2100 है, बीएससी में 2105 है। तो वो क्या करते थे, बीएससी में सेल कर देते थे इसको, और एनएससी में यहाँ पे इसको बाई कर देते थे। ठीक है। यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। कुछ देर के बाद में जो है अपने आप जो है यहाँ पर 2102 रुपए प्राइस आ जाएगा। एनएससी में भी 2102, और कुछ देर में यहाँ पे 2102, यहाँ पे कुछ देर में प्राइस आ जाएगा। ठीक है। या मान लीजिए 2100 इसका सही था, 2105 इसका गलत था, तो कुछ देर में खुद ब खुद इसका यहाँ पे 2105 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं कि जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसको शॉर्ट कर दे, जो घटा हुआ प्राइस है, जो कम प्राइस है उसको बाई कर ले, तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इस मेथड को कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग, और ये पहले बहुत होती थी। लेकिन जब से वॉल्यूम मार्केट में बढ़ा है और जो है सेबी इसके लिए स्ट्रिक्ट हुई है कि इस तरह से प्राइस में चेंजेस ना हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, लेकिन आज भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो फॉरेक्स में जब ऐसा होता है कि एक ब्रोकर के पास में प्राइस ऊपर है, एक के पास नीचे है, तो तुरंत जो है एक के पास बाई करते हैं, दूसरे के पास सेल करते हैं, और फिर प्रॉपर प्राइस में निकल जाते हैं और उसको प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मार्केट में अभी भी जो रोबोट्स होते हैं जो बहुत फास्ट ट्रेड करते हैं, उसमें 30% वॉल्यूम जो होता है वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग का होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये सब ट्रेडिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानकारी होना बहुत अच्छी बात होती है। तो कोई एग्जांपल दीजिए कि निफ्टी बीज होता है। निफ्टी बीज जो है वो एक ईटीएफ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड है। निफ्टी बीज, अगर आप जूम कीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं निफ्टी को खरीद के रखूं, और मैं निफ्टी को 20 साल के लिए खरीद के रखूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप निफ्टी को कभी भी बाई नहीं कर सकते। निफ्टी में आप कॉल या पुट आप बाई कर सकते हैं। निफ्टी के फ्यूचर में उसका, निफ्टी के फ्यूचर में आप बाई या सेल कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी को खरीद के आप रख नहीं सकते हैं। राइट। तो इसके लिए क्या करना, जो लोग निफ्टी को खरीद कर रखना चाहते हैं इन्फिनिटी तक हमेशा के लिए, वो निफ्टी बीज को बाई कर सकते हैं। निफ्टी बीज क्या होता है? निफ्टी बीज एक ईटीएफ होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड, जिसको आप एक्सचेंज पे जाकर बाई कर सकते हैं, हर एक्सचेंज पे। उसमें निफ्टी में जितने स्टॉक्स है, निफ्टी में 50 स्टॉक है, निफ्टी बीज में भी 50 स्टॉक है। निफ्टी का स्ट्रेंथ जिस स्टॉक से जितने परसेंट का है,
उतना ही स्टॉक, उतना ही स्ट्रेंथ निफ्टी 20 में उतने उससे स्टॉक है। जैसे रिलायंस मान लीजिए, रिलायंस का स्ट्रेंथ निफ्टी में मान लीजिए 8% का, 8% का, तो निफ्टी 20 में भी रिलायंस का स्ट्रेंथ 8% का है। निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी 20 भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे तो निफ्टी 20 भी नीचे। अब क्या हुआ कि निफ्टी, अगर मान लीजिए निफ्टी के प्राइस में और निफ्टी 20 के प्राइस में थोड़ा सा फर्क आ गया, तो रोबोट क्या करेंगे, अगर निफ्टी ऊपर है तो निफ्टी को सेल कर देंगे और निफ्टी 20 को बाई कर लेंगे। कुछ देर के बाद में जब प्राइस बराबर पे आएगा तो प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। इस तरह के ट्रेडिंग को क्या कहते हैं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। वो जो हम नहीं कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना फास्ट ना हम लोग ना ऑर्डर डाल सकते हैं, और ना ही हमें कोई आने वाला, ना ही हमें जो है कोई ये नोटिफिकेशन दे सकता है कि प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे निफ्टी 20 का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस में ऊपर नीचे हुआ, एल्गोरिदम बता देता है और वो लोग ये काम कर देते हैं। अब क्या है कि जब प्रोग्राम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो प्रोग्राम जब ट्रेड करते हैं तो वो कौन सा प्रोग्राम जीत रहा है, बुलिश प्रोग्राम जीत रहा है या बेरिश प्रोग्राम जीत रहा है, ये छिपा नहीं रह सकता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन, जो भी रोबोट्स भी ट्रेड कर रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो चार्ट पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और एज अ रिटेल ट्रेडर हमारा काम क्या होता है कि उस चार्ट को पढ़े हम ध्यान से। जैसे एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ कि यहाँ पे जिसने बाई किया है, आपको पता चल रहा है कि वो सारे बायर यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी प्राइस अब इस लेवल के आसपास में जा रहा है वो बायर एग्जिट कर जा रहा है। तो यानी कि बुल प्रोग्राम ने अपना टेक प्रॉफिट का टारगेट यहाँ लगा रखा है। ये बात आपको पता चल गई, ये चार्ट देखकर आपको पता चल गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी ने बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, और जब ट्रेडिंग रेंज बन गया तो बुल डिसअपॉइंट हुए, और वो क्या करेंगे, ब्रेक इवन पर अपना प्रॉफिट का लगा के रखेंगे यहाँ पे, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, बुल्स एग्जिट, बुल्स एग्जिट। तो मार्केट से बुल्स जब एग्जिट हो जा रहे हैं इस लेवल पे, इसलिए ऊपर में टेल बनता हुआ दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, बेयर जो है मार्केट को ड्राइव करेंगे, मार्केट नीचे जाएगी इसकी पूरी संभावना है। ये बेयर कैंडल जो है पीछे का 5-6 कैंडल के नीचे में क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर देंगे तुरंत। ये बात आपको समझ में कैसे आई, इस प्रोग्राम को देख के, ठीक है। ट्रेडर का डिसिप्लिन क्या क्या है, ट्रेडर को डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रेडर का कैरेक्टर है कि ट्रेडर को डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रेडर को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होना चाहिए कि, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको चार्ट को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखना है, बायर और सेलर के नजरिए से नहीं देखना है। आप इस बात को समझिए कि एक चार्ट पे एक ट्रेडर बाई करके भी पैसा कमा सकता है, एक ट्रेडर सेल करके भी पैसा कमा सकता है। डिपेंड करता है कि वो अपने ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करता है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रेड को आप मैनेज कब करेंगे, जब आप टेंशन में नहीं रहेंगे। और आप टेंशन में कब नहीं रहेंगे, जब आपका पोजीशन साइज छोटा रहेगा। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, उनके अकाउंट में होता है $1 मिलियन, और वो ट्रेड करते हैं कितने, $10,000 से, बाकी सब रखा रहता है ऐसे ही। क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसा उसमें डाल देंगे एक ट्रेड में, तो क्या होगा, उसके अंदर में भी टेंशन हो जाएगी, उनका टेंशन वाला बटन ऑन हो जाएगा, वो गलत गलत ट्रेड लेना स्टार्ट कर देगा, उनका उनका पूरा एल्गोरिदम ही खराब तरीके से रन करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव रहना है, आपको दोनों तरफ से सोचना है, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, बुल्स कब क्या कर रहा है, बेयर्स कब क्या कर रहे हैं, आपको चार्ट में समझना पड़ेगा। पेशेंस होना चाहिए, आपको बिल्कुल जो है अपने सेटअप के बनने का इंतजार करना है। कभी कभी नहीं भी बनेगा सेटअप, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड ले लिया आपने तो पेशेंस से आप इंतजार कीजिए। पेशेंस का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इस मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना होगा अनसर्टेनिटी से, कि इस मार्केट में कुछ भी जो है फिक्स नहीं है। आपने ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। और आपको इस जो है इस मार्केट में जब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका बीपी शुगर सब जो है हिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मार्केट में ट्रेड करें और हेल्दी रहे, तो उसका एक ही उपाय है, वो ये है कि अपना टाइम फ्रेम चूज कीजिए, जिस टाइम फ्रेम में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं बिना ज्यादा टेंशन लिए। प्लस जो है पोजीशन साइज अपना चूज कीजिए कि किस पोजीशन साइज से मैं ट्रेड करूं कि मैं ज्यादा घबराऊं ना। वरना आप बड़े पोजीशन साइज देखिए, सबसे पहले आगे में इसी कुछ एक आध स्लाइड के बाद में एक स्लाइड आएगा जिसमें आपको ये करना है कि आप, अगर आपको ट्रेडिंग लंबे टाइम के लिए करना है, बुढ़ापे तक करना है, जिंदगी के आखिरी टाइम तक करना है, तो आपको ट्रेडिंग को एंजॉयबल बनाना होगा, ट्रेडिंग को टेंशन फ्री बनाना होगा। अगर आप टेंशन में लेकर ट्रेड करेंगे तो कितना ट्रेड कर लेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप टेंशन में बहुत रहते हैं, आपका बीपी शुगर सब हिल जाएगा, ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ही बोलेगा कि भैया ट्रेडिंग छोड़ दो, ये बहुत टेंशन का काम है, आप नहीं संभाल पा रहे हो।
तो आपको ट्रेडिंग को एंजॉयबल बनाना होगा। उसके लिए आपको पोजीशन साइज खुद कंट्रोल करना होगा कि कितने छोटे क्वांटिटी से करें। एंजॉय करने के लिए ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट के लिए नहीं ट्रेड कीजिए। प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा जब आप एंजॉय करने के लिए ट्रेड करेंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करेंगे, सही सेटअप से ट्रेड करेंगे तो। वरना टेंशन में जहाँ ट्रेड करेंगे, आपके आपका हेल्थ भी खराब होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। और ट्रेड को मैनेज करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ट्रेड लिया है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। स्टॉप लॉस ले लेना है या एवरेज करना है, एवरेज करना भी है तो कहाँ तक करना है, मैक्सिमम लॉस कितना लेना है, पोजीशन साइज कितनी रहनी है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये ट्रेडर का कैरेक्टर है। और मैं हमेशा से मैं कहता हूँ कि एक चार्ट पे एक बायर भी प्रॉफिट कर सकता है, एक सेलर भी प्रॉफिट कर सकता है। डिपेंड करता है कि कौन अपने ट्रेड को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है जो सही है वो करना। जैसे एग्जांपल लीजिए, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और आपको पता है कि मैं हमेशा दो लेग की बात करता हूँ। मार्केट ने नीचे की तरफ में ब्रेकआउट दिया, अब ट्रेडिंग रेंज बन गया। जब ट्रेडिंग रेंज बन गया, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या कहेगा। पॉसिबिलिटी नंबर एक, मार्केट ऊपर की तरफ में निकल जाएगी, वापस इस लेवल को टेस्ट करेगी। पॉसिबिलिटी नंबर दो, मार्केट नीचे की तरफ में ब्रेकआउट देगी। ठीक है। बेयर ट्रेंड में ट्रेंड ऊपर की तरफ में चला जाएगा, इसकी संभावना अब अपने आप से पूछे तो पता है कि 30%, 10 में से 3 बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, ट्रेडिंग रेंज बनाए और फिर से ऊपर की तरफ में निकल जाए। अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ में है, अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है और ट्रेडिंग रेंज बनाया है, तो नीचे की तरफ में दोबारा ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना ज्यादा है नीचे की तरफ। तो आपको सेल साइड का ट्रेड ढूंढना है। ये स्ट्रॉन्ग बुल बेयर कैंडल दिख रहा है, लो पे क्लोज हो रहा है, फॉलो अप मिलना है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ में रिवर्स नहीं हो रहा है, आप शॉर्ट मार सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप डालिए। या इस एरिया में कहीं भी आप मार्केट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, स्टॉप यहाँ पे रहेगा आपका। स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस। अब क्या है, मार्केट ने फिर अगला लेग नीचे बनाया, अब यहाँ पे बुल कैंडल बना यहाँ पे। अब यहां से लेके यहां तक में कहीं भी आपको बुल कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुल नहीं दिख रहा है, कहीं से आपको बुल आते हुए नहीं दिख रहे हैं, बायर्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये इनसाइड कैंडल बना, इसको फॉलो अप नहीं मिला, ये फेल होता दिख रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। संभावना इस बात की कि ये रिवर्स हो जाएगा, ये कितनी प्रतिशत है, 20% है। उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। लेकिन अभी दो लेग डाउन हुआ है, वन लेग पुल बैक, दो लेग। आप अगर आप यहाँ पे वेज पैटर्न भी बनाया तो अभी टू टच हुआ है, तीसरा टच होना बाकी है अभी। ठीक है। और इतना स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड में अगर एक दो बाई कैंडल बनता भी है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये बाई कैंडल जो है ये रिवर्स हो जाएगा और बेयर फ्लैग बनेगा, आगे मैं बताऊंगा, इसकी संभावना ज्यादा है ना कि ट्रेंड रिवर्सल की। ट्रेंड का साइड रहना है। अब देखिए, आपने जो एक सवाल पूछा था उसी का जवाब यहाँ पे मैं और ऐड कर लूं। मान लीजिए कि ट्रेंड जो है इस तरह से बुल ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक दिन खत्म हुआ और यहाँ से अगला दिन स्टार्ट हो रहा है। तो आज तो बेयर ट्रेंड में ना है, कल बुल ट्रेंड में था, इससे हमें क्या लेना देना। हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, अभी मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जा रही है तो हम नीचे की तरफ का ही ट्रेड लेंगे। कल बुल ट्रेंड में था इसलिए आज हम बाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। जो लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं वो अलग तरीके से चार्ट को देखेंगे। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अलग तरीके से चार्ट को देखेंगे। जी भैया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अपने इमोशन को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और मैं फिर से बोलूंगा, ये कहना बहुत इजी है कि इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जो 25 साल से ट्रेड कर रहा है वो हो, अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इमोशन उसके ऊपर में आएगा। उसकी वजह क्या है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, और 10,000 रुपए आपके अकाउंट में है, और आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया छोटी क्वांटिटी से, और आपने ट्रेड किया, और आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि अगर एक प्रॉपर इस ट्रेड में मेरा लॉस होता भी है और जो प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा है जहाँ पे बनना चाहिए, तो आपका जो लॉस होगा वो 300 रुपए का होगा। आपका स्टॉप लॉस कट गया, आप 300 रुपए का लॉस लेकर निकल गए। इससे फायदा क्या होगा आपका कि आप अगला ट्रेड लेने के लिए रेडी है, क्योंकि इस ट्रेड से आप एग्जिट कर चुके हैं। अब आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आपने एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही आपका 4,000 का लॉस हो गया। आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, इस 4,000 का लॉस वो नहीं ले सकता है, क्योंकि ये लॉस तब होगा ना जब आप ट्रेड से एग्जिट करेंगे। और आप 4,000 का लॉस लेना नहीं चाहते हैं, आप कहें कि मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा ही नहीं। एग्जिट नहीं करूंगा तो लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉस तो दिख रहा है, अभी हुआ नहीं है। जब तक ये तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं एग्जिट नहीं करूंगा। आप बने हुए और पूरा अकाउंट खाली कर देगा 10,000 रुपए आपका। फिर तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, वो खुद ब खुद ब्रोकर आप एग्जिट कर देगा। तो ये इमोशन पे कंट्रोल, इस बात को आप लिख लीजिए कि ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक ट्रेड में 4,000 के लॉस तक इंतजार कर रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला हुआ है, आपकी क्वांटिटी बड़ी है, तो आपका इमोशन पे कंट्रोल तभी होगा जब आपकी क्वांटिटी छोटी है। आप ऑब्जेक्टिव तभी सोचेंगे
जब आप छोटी क्वांटिटी में प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर, आपको पता है कि स्टॉप लॉस जाएगा भी तो कितने रुपए का जाएगा, 300 रुपए के लिए जाएगा। और आपको ऐसे भी जो है आप जो है शौकिया ट्रेडर नहीं है कि आज ट्रेड कर रहे हैं और कल ट्रेड नहीं करेंगे। आज ट्रेड कर रहे हैं और अगले साल ट्रेड नहीं करेंगे। अभी ट्रेड कर रहे हैं 2023 में, और 2033 में या 2043 में या 2053 में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं जिंदा रहता 2063 और 2073 तक मैं ट्रेड ही करूंगा मैं। ठीक है। तो मुझे पता है कि 300 रुपए मेरा कुछ लेके नहीं जा रहा है। इनफैक्ट अगर लॉस मेरा स्टॉप लॉस जाता भी है तो मैं पोस्टमार्टम करूंगा इस बात का कि इस ट्रेड में आखिर क्या गलत मैंने किया था और उसे मैं सीखूंगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो हमेशा अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिए। अगर आपका जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है तो ये एक जो है ना रेड फ्लैग है कि भैया कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ जो है ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इसलिए आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आपको प्रॉफिट, इसका मतलब ये नहीं आपका बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, आपको बड़ा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन रिस्क को हमेशा कंट्रोल में करके चलेंगे तभी आपका जो है आप लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। ठीक है। क्रिकेट में भी देखते होंगे कि जो ज्यादा जैसे एक पाकिस्तान का बैट्समैन था शाहिद अफरीदी, वो बहुत चौके छक्के मारता था, लेकिन कितने रन बनाए हैं वो देख लीजिए। जब भी आया तो धूम धड़ाम किया, आउट होकर चला गया। और हमारे यहाँ ग्रेट जो है राहुल द्रविड़ को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, ये लोग आते थे बॉल को समझते थे, उनको पता है कि भैया मुझे लंबा खेलना है, पूरी इनिंग तक खेलना है, आउट होना ही नहीं है। राहुल द्रविड़ आ गया तो बोलते मुझे आउट होना ही नहीं है। आपको ट्रेडिंग में राहुल द्रविड़ बनना है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग आएंगे जाएंगे, वो लोग टिक नहीं पाएंगे। वो तो पाकिस्तान था तो वो लोग टिक गए वहां पे, बकलोल प्लेयर था वो। ये यहाँ पे जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में उस तरह का एटीट्यूड रहेगा कि आते ही धूम धड़ाका करके प्रॉफिट प्रॉफिट लेके चले जाएंगे, तो ये बेवकूफी की बात है। 2 दिन में नहीं कोई टिक पाएगा, अकाउंट खाली कर देगा हर बार। और इमोशनली अकाउंट खाली होने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपका इमोशन, आप जो है अंदर से टूट जाते हैं, इमोशनली आप खत्म हो जाते हैं। आप कहेंगे साला सबसे सीख लिया, बुक पढ़ लिया, ट्रेडिंग सेशन अटेंड कर लिया, असली ट्रेडर से सीख लिया, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसका मतलब उसका एक ही रीजन है कि आपका इमोशन, आपको अंदर से आप खुद टूट चुके हैं। और वो तभी होगा जब आप गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? पोजीशन साइज को जो है वो आप बड़ा कर रहे हैं। मैं एक सुनील मिगलानी का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, मैं सुनील मिगलानी का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके ट्रेडिंग की किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। वो ट्रेडिंग की जो भी बात बोलते हैं वो, उनसे मैं एक पैसे से सहमत नहीं हूँ। मैं उनको सिर्फ एक बात सुनता हूँ, उनकी कहानियां और उनका साइकोलॉजी सुनता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस मार्केट में एक ही वो फैक्टर है जो आपको मार्केट से बाहर कर सकता है। मैं फिर से बोलूंगा, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे कुछ ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं सीखता हूँ। मैं कुछ सीखा ना आए कुछ सीखूंगा। उनकी साइकोलॉजी में सिर्फ सीखता हूँ। उन्होंने कहा इस मार्केट में सिर्फ एक चीज है जो आपको बाहर कर सकती है, और वो है आपका क्वांटिटी। इसको अगले शब्द में कहे ओवर लिवरेज, ज्यादा जब आप लेवरेज लेते हैं तो, पोजीशन साइज जब आप ज्यादा बड़ी पोजीशन ट्रेड करते हैं तो। वरना इस मार्केट, ये मार्केट आपको बाहर नहीं करेगा। इतना भी बेरहम ये मार्केट नहीं है। अगर आप खुद आप इस मार्केट को इज्जत देंगे तो ये मार्केट आपको इज्जत देगा। अपने अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, फन के लिए ट्रेड कीजिए, तो आप मार्केट में बने रहेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, इसका मतलब यही है कि आपका पोजीशन साइज बड़ा है। उस ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, ले चुके हैं तो, या आप अभी तक आपने नहीं लिया है, तुरंत पोजीशन साइज को कम कीजिए। ठीक है। हमेशा इस बात को समझ के रहिए कि ये मार्केट में बायर और सेलर दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है। और आपका आपको कोई ट्रेड कितना भी लग रहा है कि 100% सही क्यों ना हो, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल, अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ डबल टॉप बनाया, नीचे आई, लोअर हाई बनाया, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ये सक्सेसफुल होगा। ये अच्छा सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा आपका, लेकिन हमेशा इस बात को मानने के लिए तैयार रहिए कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, सेटअप अच्छा है, तो 60% चांस है कि ये मैं प्रॉफिटेबल हूंगा। 40% चांस ये भी है कि मेरा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? इसका आंसर सुनिए, आपका दिमाग ये खोलेगा। इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि आप यहाँ सेल कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई बाई कर रहा है। यहाँ कोई ना कोई बाई कर रहा है, तभी तो आप सेल कर रहे हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे बाई कर रहा है वो बेवकूफ नहीं है। उसको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है जिसके हिसाब से उसको लगता है कि, या कुछ ना कुछ उसका ट्रेड मैनेजमेंट ऐसा है जिसके हिसाब से उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा।
और आपने यहाँ पे सेल किया क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो इस मार्केट में सिर्फ हम ही स्मार्ट नहीं है, बहुत स्मार्ट लोग भरे हुए हैं और बहुत लोग मार्केट के जानकार भरे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो अपने हिसाब से शॉर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्टॉप लॉस डालिए और इस बात के लिए रेडी रहिए कि 40% संभावना इस बात की है कि मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। 100% कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग आएंगे आपको और कहेंगे 100% फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, 100% प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी, वो सब फ्रॉड है, चीटर लोग हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी खुद ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, तो समझिए इस मार्केट को, इस मार्केट में एल्गोरिदम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने कहीं सेल किया है तो संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि कोई ना कोई एल्गोरिदम है जिसने बाई किया है और उस एल्गोरिदम का प्रोग्राम ये कहता है कि यहाँ पे बाई करना ज्यादा सही है। अगर आपने सेल किया भी है तो 60% आप इस बात के लिए श्योर रहिए कि ट्रेड आपका डायरेक्शन में जाएगा, 40% इस बात के लिए श्योर रहिए कि ट्रेड आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और उस स्थिति में अपना स्टॉप लॉस लूंगा। स्टॉप लॉस कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने पोजीशन साइज का, जितने पैसे आपके अकाउंट में उसके हिसाब से सर्टेन परसेंटेज आप चूज कर लीजिए कि इससे ज्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। क्वांटिटी उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कितनी क्वांटिटी में मुझे एंटर करना है यहाँ पे। कई बार मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको हमेशा जो पेशेंस की मैंने बताया था कि पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस का मतलब होता है कि कई बार आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा अच्छा ट्रेड के लिए। ये मेरे लिए है, ये आजकल मैं करता हूँ, ये मेरे से गलती आजकल ये हो रही है कि मैं जैसे इंडियन मार्केट में बैठता हूँ तो 10-11 बजे मुझे सेटअप दिख जाता है और मैं ट्रेड ले लेता हूँ और मुझे पता है कि 12:30 या 12 बजे के पहले जो है बड़ा मूव नहीं आने वाला है और मैं ट्रेड मैंने ले लिया। मान लीजिए मैंने जो है मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया और स्टॉप लॉस क्या हुआ, मेजर मूव डाउन पे यहाँ पे लगा दिया। अब क्या मार्केट रुकी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मेरा मेरा जो स्टॉप, अगर मान लीजिए यहाँ स्टॉप लॉस डाल दिया तो स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ स्टॉप लॉस डाला, फिर से हिट कर दिया। मुझे ये बात पता है कि मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है, ये बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, 12:30 बजे अच्छा मार्केट मूवमेंट देगी, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड लेके बैठा हूँ। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। आपको पता है कि शुरू शुरू आगे मैं बताऊंगा कि आपको ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड कीजिए। आप किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। ये इतने छोटे कैंडल्स है, ये हर कैंडल की जो लेंथ है वो मुश्किल से 2 पिप या 3 पिप की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 पिप से छोटा प्रॉफिट के लिए नहीं जाइए, वो गड़बड़ हो सकता है। उसमें आप ओवरऑल आफ्टर 100 ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। ये मुझे पता है यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट है ही नहीं, बहुत कम मूवमेंट है, ये देखने में लग रहा है जूम करके, लेकिन इसमें मूवमेंट है नहीं। ब्रेकआउट का इंतजार ये कीजिए। जी। जैसे आप अभी बता रहे कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, तो ब्रेकआउट अगर हमारी मार्केट डायरेक्शन में अगर हो रहा है, ट्रेंड में हो रहा है, तब सही रहेगा ना? जैसे एग्जांपल मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ पे हुआ, अब ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होगा, ये अभी तो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो जिधर का जी ब्रेकआउट होगा उधर का डायरेक्शन हो जाएगा। अभी तक तो मार्केट कहीं जी गया ही नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो जी आपको सेल करना है। दूसरी बात, ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना चाहिए, ये नहीं कहा मैंने, कहा कि मैं आपको 40-50 स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें अच्छी स्ट्रेटजी में से एक है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करना अच्छा होता है। तो बिगिनर्स को जी जब आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे। अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड का इंतजार करते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको आपको इंतजार करना सीखना चाहिए। इसका जी मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग रेंज में है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको हो सकता है 20-50 क्लास के बाद बोलूँ कि ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ब्रेकआउट पे, जब ब्रेकआउट हो तो ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, फास्ट प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल आपने यहाँ बाई या सेल कर दिया तो ना आपका प्रॉफिट हो रहा है ना आपका लॉस हो रहा है, आप फंसे हुए हैं। और जब आप फंसेंगे तो आपका एनर्जी लॉस होगा। इस चीज को समझिए जी कि ट्रेडिंग में एनर्जी लॉस भी बहुत होता है। आप फंसे हुए हैं, आपका जितना एनर्जी आपको बॉक्सिंग में लगता है या दौड़ने में लगता है उतनी एनर्जी आपको सोचने में भी लगता है, ट्रेड करने में भी उतनी एनर्जी लगती है। आप बिना मतलब का थक रहे हैं, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इससे अच्छा क्या है, इंतजार कीजिए, ट्रेड के अंदर नहीं घुसिए। नहीं घुसेंगे तो क्या होगा, इमोशनली आप ड्रेन नहीं होंगे, अभी आप इमोशनली स्ट्रांग है। अब ब्रेकआउट हुआ, आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे न्यूज आने वाला, ब्रेकआउट हो गया, अब आप ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे एग्जांपल लीजिए कि पीछे में ट्रेड जो है लाख जो है ऊपर का है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड पीछे में ऊपर का है, ये बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर का है, लेकिन अभी मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इंट्राडे में मैंने सोचा था कि ये अब ये ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो मैं बाई करूंगा, और बाई करने की संभावना अगर 60% संभावना ये है कि ऊपर का ब्रेकआउट होगा, मैं बाई करूंगा और मेरा प्रॉफिट बड़ा होगा। मैं बैठा हूँ, लेकिन नीचे का ब्रेकआउट हो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं छोड़ दूंगा।